हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के सारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स को ये बार बार ये बताया जा रहा है कि आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और हम लोगों ने एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज शुरू किया है जिसमें कि आपका पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम अच्छी तरीक़ा से प्रैक्टिस करा दिया गया है बच्चों को। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और एनिमल किंगडम के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके आने के चांसेस आपके एग्जामिनेशन में हैं, उसको सेलेक्ट करके आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। आप क्लास में बने रहिए, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और क्लास के अंत में किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपको फील हो रहा है तो आप आराम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके डाउट को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। आइए चलते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। जैसा कि आपको बताया गया है कि सबसे पहले भी आप जब मेरे क्लासेस को अटेंड किए होंगे तो हम लोग सबसे पहले समरी डिस्कस करते हैं। और समरी क्या हुआ, उस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट की पॉइंट, ताकि बच्चों को आसानी लगे जब वो एमसीक्यू अटेम्प्ट करें, आसान लगे क्वेश्चन सारे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। लेकिन एमसीक्यू करने से पहले हम लोग जरा चैप्टर के समरी को देख लें, है ना। हम लोगों का चैप्टर है एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम, जंतु जगत, ठीक। एनिमल किंगडम के जब वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको जब रेगुलर क्लास आप कर रहे होंगे तो आपको पढ़ाया होगा कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दो ग्रुप में जंतु जगत को बांटा गया। नॉन कॉर्डेट्स में यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बताया जा रहा है। कशेरुकी और कशेरुकी नॉन कॉर्डेट्स, सबसे पहले पोरीफेरा, दूसरा सिलेंटरेटा, तीसरा टीनोफोरा, फोर्थ प्लेटीहेलमिन्थिस, फिफ्थ एस्केलमिन्थिस, सिक्स्थ एनेलिडा। इसी को आगे यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है और हम बड़ा बड़ा लिखना चाह रहे हैं ताकि आपको आसानी से पढ़ा जा सके। नेक्स्ट ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, और मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, है ना, इकाइनोडर्माटा या डर्मेटा, ठीक। एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने जब नॉन कॉर्डेट्स को क्लासिफाई वर्गीकृत करना शुरू किया था तो मैंने कहा सबसे पहले पोरीफेरा, फिर सिलेंटरेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेलमिन्थिस, फिर एस्केलमिन्थिस, फिर एनेलिडा, फिर ऑर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा। ऐसा क्यों कहा? आंसर वही है, जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के आधार पर किया गया। क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एक एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि और 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पोरीफेरा के जो एक एग्जाम्पल है वो है साइकॉन, सिलेंटरेटा का एक एग्जाम्पल जो है वो है हाइड्रा, टीनोफोरा का जो एक एग्जाम्पल है वो है टीनोप्लाना, ठीक है, टीनोप्लाना। प्लेटीहेलमिन्थिस का जो एक एग्जाम्पल है वो है टेपवर्म, एस्केलमिन्थिस का जो एक एग्जाम्पल है वो है एस्कैरिस, एनेलिडा का एक एग्जाम्पल केचुआ यानी कि अर्थवर्म, ऑर्थ्रोपोडा आपके किचन में पाए जाने वाला यानी कि कॉकरोच। ऐसे कहा जाता है कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी कीट हैं वो इसी वर्ग में आते हैं। मोलस्का का एक एग्जाम्पल स्नेल यानी कि घोंघा, और इकाइनोडर्माटा का एक एग्जाम्पल यानी कि स्टारफिश। नाम है स्टारफिश लेकिन बच्चा याद रखना स्टूडेंट्स, मछली नहीं है ये, ठीक है। पहले हम लोग इतना डिस्कस कर लेते हैं। पोरीफेरा, साइकॉन, सिलेंटरेटा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बाद में मैंने लिखा है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं।
पोरिफेरा का उदाहरण साइकॉन, सिलेंटरेटा का उदाहरण हाइड्रास, टीनोफोरा का उदाहरण टीनोप्लाना, प्लेटीहेलमिन्थिस का उदाहरण टेपवर्म, एस्केलमेंथिस का उदाहरण एस्कैरिस, एनेलिडा का उदाहरण अर्थवर्म, ऑर्थ्रोपोडा का उदाहरण कॉकरोच, मोलस्का का उदाहरण स्नेल और इकानोडर्माटा का उदाहरण स्टारफिश। पोरिफेरा को स्पंजेस भी कहा जाता है, जहां से क्वेश्चन आने का चांस है, और इनके पास क्वानोसाइट्स नामक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन आने का चांस रहता है, जो कि मल्टीपल रोल इनके बॉडी में प्ले करते हैं, सपोर्टिव रोल रहता है क्वानोसाइट्स का। साइकॉन जो है वो पोरिफेरा ग्रुप का एक सदस्य है। साइकॉन एक जंतु है। पोरिफेरा के सदस्यों को कॉमनली स्पंजेस के नाम से भी जाना जाता है। ये मेराइन एनिमल होते हैं, ठीक है, और इनका शरीर जो है वो सिर्फ सेलुलर लेवल, कोशिकीय स्तर तक ही बना होता है। इस तरह से हम लोग सारे ग्रुप का जो इम्पोर्टेंट 2-3 लाइन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेंटरेटा में आने वाला जो इम्पोर्टेंट जंतु है वो है हाइड्रा। जब आप हाइड्रा के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रा के पास जो है वो टेंटेकल्स होता है, टेंटेकल्स, आर्म जैसी संरचना जिसके मदद से वो चलता है। रेगुलर क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। और टेंटेकल्स के बाद, टेंटेकल्स में जो है इसके पास स्टिंग सेल्स होते हैं जिनसे कि ये डंक मारने का काम करता है। टीनोफोरा में आने वाला एक सदस्य टीनोप्लाना, और इनका जो खासियत है कि इनके पास कॉम्ब प्लेट हुआ करता है, कॉम्ब प्लेट, ये इसका खासियत है। प्लेटीहेलमिन्थिस के एक सदस्य का नाम टेपवर्म। प्लेटीहेलमिन्थिस के मेंबर्स को फ्लैट वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैट वर्म्स, चिपटा कृमि। क्यों? शरीर शुरू से लेके अंत तक बिल्कुल फ्लैट जान पड़ता है, इसीलिए इनको प्लेटीहेलमिन्थिस के मेंबर्स को फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है। एस्केलमेंथिस इंपॉर्टेंट, इससे एस्कैरिस है जिससे कि एस्कैरियासिस नामक बीमारी होती है। एस्केलमेंथिस के मेंबर्स को राउंड वर्म यानी कि गोल कृमि कहा जाता है, राउंड वर्म। और आपको याद होगा कि एस्कैरिस के अलावा वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है, वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी, जिसके चलते फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया क्या होता है? जिसमें कि पैर या हाथ में खूब सूजन आ जाता है, जिसका हिंदी नाम फाइलेरिया का हाथी पांव भी है। और आप लोगों को स्कूल में फाइलेरिया को रोकने वाली दवा भी खिलाई गई है, हम सब ने खाया था। वो वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है वो इसी ग्रुप का सदस्य है, राउंड वर्म कॉमनली कहते हैं। एनेलिडा में अर्थवर्म आता है। अर्थवर्म को हम लोगों को पता है कि इसको किसानों का दोस्त यानी कि फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है, केचुआ। आर्थ्रोपोडा में जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे इसी ग्रुप में आते हैं, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके लेग्स कैसे होते हैं, इनके लेग्स ज्वाइंटेड होते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स प्रेजेंट होता है। मोलस्का जो है इसका एक मेंबर स्नेल है। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं, इनका बॉडी जो है वो बिल्कुल मुलायम होता है एनिमल, और एक कवच यानी कि एक शेल के अंदर घिरा हुआ रहता है। SHELL, शेल मतलब एक बाहरी कवर जो हार्ड होता है उसको शेल बोलते हैं। जैसे घोंघा है ना, स्नेल घोंघा को देखे हैं आप लोगों ने आसपास। इकाइनोडर्मेटा जो है वो उसका एक सदस्य स्टारफिश है। इनके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं, सो स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, प्रेजेंट, स्पाइन्स आर प्रेजेंट, ठीक। ये समुद्री जीव है और इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इससे एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। चूंकि ये समुद्र में पाए जाते हैं तो बॉडी के बाहर खारे पानी का असर ना हो इसके लिए इनके शरीर के बाहर एक शेल पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है, जो कि इसके शरीर को समुद्र के हानिकारक असर से, मतलब जो समुद्री पानी है उससे इसको बचाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि नॉन कॉर्डेटा को इस तरह से यहाँ तक बांटा गया, लेकिन क्लास 9 में आपको एक अलग से बताया गया था हेमिकॉर्डेटा, लेकिन क्लास 11 में चूंकि आपका सिलेबस आपका लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ गया है,
तो इकाइनोडर्मेटा के बाद एक और ग्रुप इसमें नन कॉर्डेटा में जोड़ दिया गया जिसको कि हेमिकॉर्डेटा नाम दिया गया। हेमिकॉर्डेटा, और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल बेलानोग्लॉसस। ठीक है, बेलानोग्लॉसस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि आप नन कॉर्डेट्स किसको कहते हैं? नन कॉर्डेटा मतलब आप क्या समझते हैं? आपका एक लाइन में स्मार्ट आंसर आएगा कि नन कॉर्डेटा हम उनको बोलते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। नोटोकॉर्ड अगर बच्चों को समझाने के लिए बोला जाए तो कहा जा सकता है कि ये एक रॉड जैसी संरचना है जो जंतु के पीछे पाई जाती है। ये हम लोगों में है, हम लोगों में ये नोटोकॉर्ड के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो अगर बच्चों को आसानी से समझाने की बात की जाती है कि आप नन कॉर्डेटा किनको बोलते हैं, नन कॉर्डेट्स किनको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि नन कॉर्डेट्स हम उनको बोलते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है। तो ये नोटोकॉर्ड पोरिफेरा से लेकर के पोरिफेरा, सिलेंटरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा में ये नोटोकॉर्ड नहीं पाया गया, एकदम नहीं। लेकिन इवोल्यूशन चल रहा था, कंटिन्यूअस प्रोसेस था। तो हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा ग्रुप आया जिसमें कि नोटोकॉर्ड से मिलती जुलती एक संरचना स्टोमोकॉर्ड पाया गया जो कि उनके कॉलर सेल्स में होता था। नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता संरचना स्टोमोकॉर्ड, ये हेमिकॉर्डेटा में पाया गया। और इसका उदाहरण बेलानोग्लॉसस है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पोरिफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक में हम लोग जो है इनको नन कॉर्डेट्स में क्लासिफाई कर दिए। रेगुलर क्लास नए सेशन में जो भी अभी आपके क्लास 10 में जूनियर हैं वो बायोलॉजी लेंगे तो उनको और डिटेल पढ़ाया जाएगा। लेकिन चूंकि ये आपका क्लास क्या चल रहा है, आपका क्लास चल रहा है एमसीक्यू रिवीजन सीरीज, तो हम लोग मेन फोकस एमसीक्यू पर करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको सारा समरी पढ़ाया जा रहा है। ये आपका हो गया नन कॉर्डेट्स के बारे में। सो नन कॉर्डेट्स में आपको जो इम्पोर्टेंट था कि उस ग्रुप में आने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दिया गया। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक ये बताता है कि कॉर्डेटा ग्रुप जो है उसमें क्या है, आपको बताया गया है। कॉर्डेटा किनको कहेंगे? कॉर्डेटा कहेंगे जिसमें हमको नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, जिसका हिंदी होता है पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ठीक है, ये कॉर्डेट्स ग्रुप को एक्चुअली बांटा गया था 3 ग्रुप में, देखिएगा 3। ठीक, यूरोकॉर्डेट्स, ये सब आपका 11 में दिया हुआ है, यूरोकॉर्डेट्स। सेकेंड ग्रुप है आपका सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स। और तीसरा है आपका वर्टिब्रेट्स, है ना, वर्टिब्रेट्स। यूरोकॉर्डेट्स का उदाहरण आपको यहाँ पर दिया हुआ है साल्पा, एग्जाम्पल साल्पा। और सिफेलोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा। और ध्यान देने लायक बात यह है कि यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स को मिला करके एक ग्रुप बनाया गया जिसको कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप या प्रोटोकॉर्डेट। ठीक है, ये दोनों मिला दिया गया। अब रहा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को पहले आप पढ़े होंगे, एग्नेथा लिखा हुआ है आपके साइंस बुक, बायो बुक में। एग्नेथा, एग्नेथा मतलब वैसे जीव जिनके पास जॉ नहीं होता है, जॉलेस। और इस जॉलेस का एग्नेथा ग्रुप का एक ग्रुप बताया गया है आपको साइक्लोस्टोमाटा, है ना। और जिनके पास जॉ होता है उनको हम लोग कहते हैं नैथोस्टोमाटा। और इसको फिर आपको याद आ रहा होगा, इस तरह से एक ग्रुप में टेट्रापोडा, इसमें रखा गया मछली को। मछली का क्या है? पीसेज है, क्योंकि उनके पास फिन्स हुआ करता है। और इधर में आपको रखा गया सबसे पहले मछली, यहाँ हो गई पीसेज। फिर आपको रखा गया एम्फीबिया यानी कि फ्रॉग, दूसरा रेप्टाइल्स यानी कि स्नेक्स, तीसरा एप्स यानी कि पक्षी, और चौथा मैमल्स यानी कि हम लोग ह्यूमन बींग्स। इस ग्रुप को अभी आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका कॉर्डेटा ग्रुप का क्लासिफिकेशन। कॉर्डेटा ग्रुप को 3 में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा।
आगे जाकर के यूरोकॉर्डेटा और सिफालोकॉर्डेटा को मिला करके एक ग्रुप बनाया गया प्रोटोकॉर्डेटा, और ये रहा आपका वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का फिर दो एग्नेथा और नैथोस्टोमाटा। एग्नेथा मतलब जॉलेस, जॉ नहीं रहेगा, इसका एक ग्रुप साइक्लोस्टोमाटा, और नैथोस्टोमाटा का दो टेट्रा, ये पीसेस जिसके पास फिन्स हुआ करते हैं, और टेट्रापोडा मतलब जिनके पास लिम्स हुआ करते हैं। इस ग्रुप को अभी आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग तुरंत अपने MCQ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, है ना, वर्टिब्रेटा ग्रुप से। नहीं ठीक है, हो गया। वर्टिब्रेटा ग्रुप, थोड़ा सा हम लोग इस पर फोकस करते हैं। फर्स्ट पीसेस यानी कि मछली, सेकेंड एम्फीबिया जिसमें कि उदाहरण आ जाएगा आपका फ्रॉग, तीसरा रेप्टाइल्स जिसमें कि उदाहरण आपका आ जाएगा सारे स्नेक्स, यानी कि आपके घर में जो घरेलू छिपकली है वो भी इसी का सदस्य है। फोर्थ आ जाएगा एव्स यानी कि सारे बर्ड्स इसके उदाहरण हैं। और फिफ्थ आ जाएगा मैमल्स, स्तनधारी, स्तनपाई, जिसको आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से, इसमें आ जाते हैं हम लोग। इसमें आ जाएगी ब्लू व्हेल और डॉल्फिन। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, पूछोगे कि ब्लू व्हेल क्या है, हड़बड़ा जाते हैं। ब्लू व्हेल मछली नहीं है, ब्लू व्हेल क्या है, ब्लू व्हेल एक मैमल है। पीसेस में हम लोग फिश के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल रोहू, कोई भी आप दे सकते हैं, है ना, रोहू फिश है। इस पर अभी थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करा लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चंस में आएंगे। एम्फीबिया का उदाहरण क्या है, फ्रॉग, उभयचर, जो रहता तो जमीन पर है पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के लिए इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। फ्रॉग हो गया। हाइला यानी कि ट्री फ्रॉग, टोड, सारा इसी ग्रुप का मेंबर है। रेप्टाइल में सारे स्नेक्स और लिजार्ड्स, टर्टल्स, टॉर्टवाइज, ये सारे इसमें आते हैं। सारे पक्षी का जो है वो एप्स है, और मैमल्स में हम लोग ये सारे उदाहरण। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कि पिसेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये तीनों जो हैं आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के नाम से जाने जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या मतलब हुआ, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जहाँ पर ये रह रहे हैं, जिस एरिया में ये रह रहे हैं, जहाँ पर ये रह रहे हैं, वहाँ के वातावरण के तापमान के अनुसार इनका भी शरीर का तापमान घटता बढ़ता रहता है। हम लोगों का ऐसा नहीं होता है। जनवरी की भयंकर ठंड हो या जून की भयंकर गर्मी हो, हमारे शरीर का तापमान स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एप्स और मैमल्स हम लोग कैसे हो गए, हम लोग हो गए वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दिया गया कि हमारे शरीर का तापमान, इवन के पक्षियों का भी, हम लोगों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, स्थिर है। तो हम लोग कैसे एनिमल्स हो गए, हम लोग वार्म ब्लडेड हो गए। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछता है कि हार्ट के चैम्बर के बारे में। हार्ट में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट में 2 कक्ष होते हैं। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, त्रिकक्षीय होते हैं। और पक्षियों और हम लोगों के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, इससे क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है, ठीक। ये अंडे देते हैं, ये भी अंडे देते हैं, रेप्टाइल्स भी अंडे देते हैं, एप्स भी अंडे देते हैं। यहाँ पर मैमल्स बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन 2 अपवाद है। प्लेटिपस, जिसको कि डकबिल भी कहा जाता है, डकबिल कंफ्यूज नहीं करना, डकबिल मतलब यहाँ बत्तख नहीं, मैंने डकबिल कहा, और इकाइडना, ठीक है। ये 2 अपवाद हैं। ये मैमल्स तो हैं लेकिन ये बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो पिसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एप्स ये अंडे देते हैं, मैमल्स बच्चे को जन्म देते हैं,
लेकिन दो अपवाद है, प्लेटिपस और इकड़ना, ये दोनों अंडे देते हैं। जब हम लोग रेप्टाइल्स ग्रुप में नजर डालते हैं तो रेप्टाइल्स ग्रुप में एक और इसका सदस्य है क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। सारे रेप्टाइल्स के पास हार्ट कैसा है? हार्ट हृदय त्रिकक्षीय है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। लेकिन इसमें एक अपवाद ये है, क्रोकोडाइल्स का हार्ट कैसा है? क्रोकोडाइल्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड है। इससे क्वेश्चन आने का चांस रहता है कि सारे रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड, लेकिन क्रोकोडाइल का हार्ट कैसा है? 4 चैम्बर्ड। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि कैसे हम लोगों ने इस चैप्टर के समरी के बारे में पढ़ा। आइए चलते हैं हम लोग अपने MCQ रिवीजन सीरीज में, जिसमें कि हम लोग एनिमल किंगडम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह करके आपके क्लास में लाया गया है, ताकि आप इंटरेस्ट लेकर के सारे MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अच्छे से अच्छे नंबरों से 11 क्लास पास करके क्लास 12 में आइए, जहाँ पर इसी चैनल पे आपको क्लास 12 के पहले चैप्टर से ही आपको पूरे विस्तार से पढ़ाया जाएगा, उसके बाद MCQ का प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड? वाटर वेस्कुलर सिस्टम अभी आपको जस्ट बताया गया था। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए फाइलम मोलस्का, बी फाइलम पोरिफेरा, सी फाइलम इकानोडर्माटा एंड डी फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जैसे ही देखेंगे स्टूडेंट्स, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकानोडर्मेटा फाइलम का विशेषता है। इकानोडर्मेटा कौन हुआ? जिसका कि एक सदस्य आपको पढ़ाया गया है, स्टारफिश। देखना, स्टारफिश है, नाम में फिश लगा है लेकिन मछली नहीं है ये। ठीक, सो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जैसे ही क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग टिक करेंगे फाइलम इकानोडर्माटा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश? इन चारों में से कौन फिश है? विच इज अ फिश? कौन कौन है 4 ऑप्शन? ए स्टारफिश, बी सी हॉर्स, सी जेलीफिश और डी सिल्वर फिश। बच्चों को जान करके इस क्वेश्चन में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि हर जगह फिश 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 लिखा हुआ है, लेकिन नाम का केवल फिश है, मछली ये है नहीं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा बी सी हॉर्स, जो कि नाम में हॉर्स लिखा हुआ है लेकिन मछली है। तो चलिए देखते हैं। स्टारफिश इकानोडर्मेटा का आता है, जेलीफिश सिलेंडरेटा में आता है और सिल्वर फिश ये एक इंसेक्ट है। ये आपके घर में देखते भी होंगे, बहुत ट्रंक में बहुत दिनों से कोई सामान रखा हुआ है, जैसे निकालिएगा सिल्वर कलर का एक कीड़ा जल्दी से भागेगा, उसी को सिल्वर फिश बोलते हैं। ये आर्थ्रोपोडा में आता है। तो पूछा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश? तो सही ऑप्शन बी, सी हॉर्स एज अ फिश। और जो बच्चे सोचेंगे कि वो फिश ही ना पूछा है, किसी में टिक कर देंगे तो 0 नंबर। तो सही ऑप्शन बी, सी हॉर्स। सी हॉर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ फिश। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3, बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन इज? कितना आसान क्वेश्चन, चैप्टर 1 में कराए हैं, चैप्टर 2 में भी कराया गया है। बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन, करेक्ट आंसर बी, पैंथेरा लियो। आपके पास 4 ऑप्शन है, होमो सेपियंस ये हम लोगों का बायोलॉजिकल नाम है, पैंथेरा लियो शेर का बायोलॉजिकल नाम है, मंजीफेरा इंडिका तो आम ही हो गया, इसका भी प्रैक्टिस कराया गया है। डी पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर से टिग्रिस, ये बाघ का नाम है, साइंटिफिक नाम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो ये जेनेरिक नेम, ये स्पीसीज नेम। जेनेरिक नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, स्पीसीज नेम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से, और जब आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो आपको दोनों नाम को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच क्लास ऑफ एनिमल्स मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट? ये मेमोरी ग्लैंड्स क्या हुए? मेमोरी ग्लैंड्स जीवों के शरीर में वो ग्लैंड है जिससे मिल्क निकलता है और उसी मिल्क से वो अपने बच्चों का पोषण करती है। और मेमोरी ग्लैंड जो है वो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्तनधारी का एक विशेषता है कि उनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का स्रावन होता है। एव्स में सही आंसर आपका, आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए एव्स, बी पिसेस, सी मैमेलिया और डी एम्फीबिया। एव्स में सारे पक्षी आ जाएंगे, ये आंसर नहीं होगा। पिसेस में सारे मछली, ये आंसर नहीं होगा। मैमल्स में स्तनधारी, ह्यूमन, ब्लू व्हेल, गाय, मतलब काव, डॉग, ये सारे क्या है? ये लोग स्तनधारी हैं।
और इनके पास मेमरी ग्लैंड्स होता है जिससे कि मिल्क निकलता है और ये अपने बच्चों का पोषण उसी मिल्क से करती है। एम्फीबिया में फ्रॉग आ जाता है, ये भी नहीं होगा। सो सही आंसर क्या होगा? मेमरी ग्लैंड्स किसके पास है? मेमरी ग्लैंड्स मैमल्स के पास है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम? सेकेंड वर्ड ध्यान देना बेटा, जंतु जगत में सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है? सेकेंड लार्जेस्ट है, आपको पहले आंसर बता दे रहे हैं, फिर लार्जेस्ट का भी चर्चा यहाँ पर किया जाएगा। अगर सेकेंड वर्ड देखिएगा तो सब सेकेंड पोजीशन पे जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है आपका मोलस्का, जिसमें कि आपको स्नेल आ रहा था, स्नेल, घोंघा। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है? मोलस्का। 4 ऑप्शंस है, ए मोलस्का, बी पोरीफेरा, सी एनेलिडा और डी हेमिकोडेटा। तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का, और अगर लार्जेस्ट रहता तो लार्जेस्ट रहेगा आपका ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें कि कॉकरोच आता है। सारे कीट मकोड़े इसी में आते हैं, जितना भी मच्छर, मधुमक्खी, बिच्छू, ये सब क्या है? ये सब इंसेक्ट्स है, वो सारे कुछ ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का, जिसका कि ये स्नेल या ऑक्टोपस इसी का सदस्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। द एनिमल्स ऑफ विच फाइलम आर जनरली कॉल्ड स्पंजेस? स्पंजेस जो हैं वो किस फाइलम के सदस्य कहलाते हैं? आपको बताया गया था जब आप समरी क्लास कर रहे थे कि स्पंजेस के नाम से पोरीफेरा के सदस्यों को स्पंजेस कहा जाता है। पता है क्यों? ये इनका शरीर सिर्फ कोशिका तक बना है, पानी में रहते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट। इडली खाते हैं आप लोग, इडली कैसा है? इडली स्पंजी है। ठीक उसी तरह इनके शरीर की भी संरचना वैसे ही है, नोटोकोट पाया जाएगा नहीं, तो बिल्कुल एकदम स्पंज के जैसा ये प्रतीत होते हैं। सो स्पंजेस के नाम से किस फाइलम के सदस्यों को जाना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। ऑप्शन ए था टीनोफोरा, बी मोलस्का, सी पोरीफेरा, डी ऑर्थ्रोपोडा। सो पोरीफेरा के सदस्यों को स्पंजेस कहा जाता है। पोरीफेरा के किसी एक सदस्य का नाम बताएं, आपको बढ़ाया गया है, साइकॉन। ये एक एनिमल हुआ जो पोरीफेरा फाइलम में आता है, और पोरीफेरा के सारे एनिमल्स को स्पंजेस भी हम कह सकते हैं क्योंकि बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होता है और मुलायम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर? पुर्तगाली युद्ध मानव किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए फाइसेलिया, बी गॉर्गोनिया, सी हाइड्रा और डी नन ऑफ दिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर ये कहा जाता है ए फाइसेलिया को। क्लू भी लगा सकते हैं ना, पी से पोर्टुगीज, पी से फाइसेलिया, याद रखने के लिए। सो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोल्यूमिनेसेंस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम? बायोल्यूमिनेसेंस मतलब क्या होता है? ल्यूमिनेसेंस मतलब होता है रोशनी। जो जीव रात में रोशनी देते हैं, जुगनू का नाम सुना है आपने, है ना? सो बायोल्यूमिनेसेंस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए सिलेंटरेटा, बी ऑर्थ्रोपोडा, सी एनेलिडा और डी टीनोफोरा। तो जो शरीर से जो प्रकाश निकलने की प्रवृत्ति है वो टीनोफोरा का विशेषता है। सो डी टीनोफोरा विल बी द राइट आंसर। ठीक, व्हाट आर कोरल्स मेड अप ऑफ? कोरल्स मतलब मूंगा, है ना? मूंगा किसका बना होता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी कैल्शियम कार्बोनेट और डी नन ऑफ दिस। सेल्यूलोज कहाँ पढ़ा था हमने? पादप जगत में। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। काइटिन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? पादप जगत में पढ़ा था फंजाई में, कि फंजाई का जो सेल वॉल है, कवक का जो सेल वॉल है वो किसका बना है? काइटिन का। और इस चैप्टर में जितने भी ऑर्थ्रोपॉड हैं उनका जो बाहरी स्केलेटन है, जो एक्सोस्केलेटन है, वो काइटिन का बना होता है। तो कोरल्स किसके बने होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द विविपेरस एनिमल। अगर विविपेरस एनिमल के बारे में बात करें तो विविपेरस एनिमल कहा किसको जाता है? विविपेरस एनिमल उन एनिमल को कहा जाता है जो बच्चे को जन्म देते हैं।
दे गिव बर्थ टू यंग वंस, जो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं उनको कहा जाता है विविपेरस। और विविपेरस से मिलता एक इसका शब्द है ओविपेरस। ओविपेरस एनिमल किनको कहा जाता है? ओविपेरस एनिमल उनको कहा जाता है जो अंडे देते हैं, दे ले एग्स। ठीक है। सो जंतु जगत में जो जीव अंडे देते हैं उनको ओविपेरस एनिमल कहा जाता है, और जो जीव बच्चे को जन्म देते हैं उनको विविपेरस एनिमल कहा जाता है। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। जो अंडा दे रहा है वो ओविपेरस, ओवी ओवा, ओवा मतलब होता है अंडा, है ना, ओविपेरस। तो आइडेंटिफाई द विविपेरस एनिमल, इनमें से कौन जो है वो विविपेरस एनिमल है। विविपेरस मतलब जो अपने ही जैसे बच्चे को, संतान को जन्म दे। कंगारू मैमल है। एलिगेटर मतलब क्रोकोडाइल के जैसा देखने में लगेगा, लेकिन इसका मुंह थोड़ा लंबा और नुकीला जैसा होता है ना। एलिगेटर रेप्टाइल्स ग्रुप का है, और रेप्टाइल्स अंडे देते हैं। डकबिल, यहाँ पर डक मतलब बत्तख मत समझना। डकबिल का मतलब होता है प्लेटिपस, अभी बताया गया था समरी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और पिकॉक मतलब मोर। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है, जो एलिगेटर है वो रेप्टाइल्स ग्रुप का है, और हमको पता है कि रेप्टाइल्स के ग्रुप के सदस्य जो है वो अंडे देते हैं, तो ये ओविपेरस हो गया। पीकॉक पक्षी है, तो ये भी ओविपेरस हो गया। प्लेटिपस है तो मैमल, लेकिन अपवाद है। हम लोग पढ़े हैं कि मैमल का एक विशेषता है कि वो बच्चे को जन्म देती है, लेकिन प्लेटिपस उसका अपवाद है। प्लेटिपस मैमल तो है, लेकिन ये एग लेइंग मैमल है ना। ये पढ़ाया गया है, ये 9th क्लास में भी पढ़ाया गया था, एग लेइंग मैमल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विविपेरस एनिमल कौन हो गया? विविपेरस एनिमल कंगारू हो गया। कंगारू एक स्तनपायी जानवर है जो अपने ही जैसे संतान को जन्म देती है। तो सही आंसर ए कंगारू। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल? इसमें से स्तनपायी कौन कौन है? ए डॉल्फिन, बी ब्लू व्हेल, सी कोलंबा, कोलंबा मतलब कबूतर, कबूतर का वैज्ञानिक नाम है कोलंबा, और डी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। तो अभी जस्ट समरी क्लास में बताया गया था, डॉल्फिन भी एक स्तनपायी है, ब्लू व्हेल भी एक स्तनपायी है। सो इनमें से पूछा कि मैमल कौन है, तो मैमल डॉल्फिन भी है, मैमल ब्लू व्हेल भी है। सो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपेरस मैमल? ओविपेरस अभी जस्ट बताया गया है, ओविपेरस वे जो अंडे देते हैं। तो इनमें से ओविपेरस मैमल कौन है? तो आंसर बताया गया था, ओविपेरस मैमल मतलब अपवाद। मैमल तो है लेकिन अंडे दे रही है, तो आपको दो याद कराया गया है, प्लेटिपस और इकिडना। प्लेटिपस को डकबिल कहा जाता है, तो आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। एलिफेंट नहीं होगा, एलिफेंट अपने ही जैसे एलिफेंट को जन्म देती है। लायन तो होगा नहीं, लायन के बच्चे को हम लोगों ने देखा है डिस्कवरी चैनल पे। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डकबिल प्लेटिपस विल बी द राइट आंसर। कंगारू तो नहीं होगा, कंगारू अभी हम लोग जस्ट सॉल्व किए थे कि ये बच्चे को जन्म देती है। सो डकबिल प्लेटिपस इज द राइट आंसर। ये एक मैमल तो है लेकिन ये अंडे देती है, अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 13, द हार्ट ऑफ क्लास एप्स इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स? आपको अभी जस्ट समरी में बताया गया कि एप्स में सारे पक्षी आते हैं, और पक्षी के बाद हम लोग हैं ना, मैमल्स हैं। पक्षियों का भी हार्ट में 4 चैम्बर, उनके हृदय में 4 कक्ष होता है। हम लोगों के हृदय में कितना कक्ष? 4 कक्ष। तो पूछा कि द हार्ट ऑफ क्लास एप्स इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स? आपके पास 4 ऑप्शन है, A 2, B 3, C 4 और D नन ऑफ दिस। मेरा सही आंसर हो जाएगा C 4। एप्स की बात करेंगे जिसमें सारे एप्स आते हैं, उनके हार्ट में 4 चैम्बर होता है, 4 कक्ष उनके हार्ट में होता है। ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डोमेस्टिक लिजार्ड? तुम्हारे घर में जो छिपकली है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए कैलोट्स, बी कैमेलियन, सी क्रोकोडाइल्स और डी हेमीडेक्टाइलस। स्टूडेंट्स, आपके घर में जो घरेलू छिपकली है जो आपके रूम में दीवार पे आपको दिख रही है, उसका दूसरा नाम हेमीडेक्टाइलस है, उसका जूलॉजिकल नाम है हेमीडेक्टाइलस। ठीक है, गार्डन लिजर्ड का कैमेलियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्री फ्रॉग? वृक्ष मेढक का नाम क्या है?
देखना, वृक्ष मेढक। ये जो राना, 4 ऑप्शंस है, ब्यूफो, राना टिग्रीना, हाइला और सैलमैंडर। जब भी ट्री फ्रॉग का नाम आएगा तो ट्री फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम, दूसरा नाम हाइला है। राना टिग्रीना इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम लिखे, फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है ट्री फ्रॉग, तो ट्री फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाइला। सो ऑप्शन सी, हाइला विल बी द राइट आंसर। पेड़ पे रहेगा। व्हाट इज द आउटर डर्मल स्केल ऑफ रेप्टाइल्स मेड अप ऑफ? रेप्टाइल्स में कौन आ गया? सारा सांप आ गया, क्रोकोडाइल आ गया। तो पूछता है कि रेप्टाइल्स का जो आउटर मतलब बाहरी, और डर्मा मतलब स्किन, और स्केल मतलब सल्क, जो बाहरी त्वचा पर, जो सरीसृप वर्ग में जो बाहरी त्वचा पर सल्क उपस्थित है, वो किसके बने हुए हैं? तो वो बने हुए हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए काइटिन, बी केराटिन, कंफ्यूज नहीं करना, ये काइटिन या केराटिन, ये सी कैल्शियम और डी नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन हो जाएगा कि सरीसृप वर्ग में जो उनके बाहरी त्वचा में जो सल्क पाए जाते हैं वो केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। हार्ड बट फ्लेक्सिबल, हार्ड है क्योंकि कितना चीज से सांप का रक्षा कर रहा है, पर लचीला है। सो केराटिन नामक प्रोटीन से ही सरीसृप वर्ग के बाहरी त्वचा में जो सल्क है वो केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। सही आंसर बी केराटिन। क्वेश्चन नंबर 17, बाय व्हाट नेम इज द फ्लाइंग फिश नोन? ठीक है, फ्लाइंग फिश, अभी मछली से रिलेटेड 7 या 8 नाम आपको तुरंत क्लास के आखिरी में लिखा दिया जाएगा। फ्लाइंग फिश के नाम से कौन जाना जाता है? इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ए है हिप्पोकैम्पस, ये सी हॉर्स है, याद है अभी हम लोग ने किया था ना कि इनमें से कौन मछली है, यही उसका वैज्ञानिक नाम है हिप्पोकैम्पस। बी है क्लैरिस, सी है एक्सोसिटस और डी माइक्सिन। तो सही आंसर हो जाएगा, फ्लाइंग फिश के नाम से हम एक्सोसिटस को जानते हैं। सो सी हो जाएगा एक्सोसिटस। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच क्लास? एयर सैक्स, एयर ब्लैडर। 4 ऑप्शंस है, ए रेप्टाइल, बी ऑस्टिक्टाइड्स, सी एम्फीबिया और डी साइक्लोस्टोमाटा। ये मछली का क्लास है बेटा, ऑस्टिक्टाइड्स ये मछली का क्लास है। तो मछली में ही एयर सैक्स पाए जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 19, अमंग दीज विच फिश हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स? इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो करंट मारती है, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखने के बहुत शौकीन है तो आंसर आपको मिल गया होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, ट्राइगॉन, बी टॉर्पीडो, सी प्रिस्टिस और डी ऑल ऑफ द अबव। आपका सही आंसर हो जाएगा टॉर्पीडो। टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक फिश भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने शिकार को इलेक्ट्रिक रे से घायल करती है और फिर उसको मार डालती है। सो टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक फिश। क्वेश्चन नंबर 20, in which phylum flatworms have been placed? flatworms, flatworms चिप्टाकृमि उनको बोलते हैं जिनके शरीर की बनावट टॉप टू बॉटम, शुरू से लेके अंत तक फ्लैट महसूस होता हो, चपटा महसूस होता हो। तो इसमें आ जाते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम जो है, उनको फ्लैटवर्म कहा जाता है। इसमें आ जाता है तुमको टेनिया, जो बच्चों के पेट में जो वर्म पाया जाता है ना, वो इसी ग्रुप का है। सो आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच आ जाएगा, एस्केलमेंथिस में एस्कैरिस। तो प्लेटीहेलमिन्थिस के सदस्यों को फ्लैट वर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हो गया। और एस्केलमेंथिस के लोगों को राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। सो फ्लैट वर्म, प्लेटीहेलमिन्थिस। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फाइलेरिया वर्म? फाइलेरिया वर्म का बायोलॉजिकल नाम क्या है? अभी सारे स्कूल्स में फाइलेरिया को रोकने के लिए दवा खिलाया गया, हम सब लोगों ने दवा खाया, टीचर्स भी खाए, बच्चे भी खाएं। फाइलेरिया होता किसके चलते है? फाइलेरिया होता है फाइलेरियल वर्म के चलते। फाइलेरिया का हिंदी हाथी पांव, जिसमें पांव या हाथ भी सूज जाते हैं, है ना। ये फाइलेरियल वर्म का जूलॉजिकल नाम या बायोलॉजिकल नाम क्या है बेटा? उसका जूलॉजिकल नाम है वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी, जो कि एस्केलमेंथिस ग्रुप में आता है। सो वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ फाइलेरियल वर्म।
तो पूछेगा फाइलेरिया। एक क्वेश्चन और यहाँ बन सकता है, फाइलेरिया किसके चलते होता है? फाइलेरिया फाइलेरियल वर्म के चलते होता है। वर्म, ध्यान देना, वर्म है। फाइलेरियल वर्म का जूलॉजिकल नाम क्या है? उसका जूलॉजिकल नेम वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी है। क्वेश्चन नंबर 22। चलो, Which cells help in osmotic control and excretion in phylum Platyhelminthes? यहाँ पर ये दो क्वेश्चंस देखना, ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लेटीहेल्मिन्थिस ग्रुप में, फाइलम में कौन सा सेल जो है वो ऑस्मोटिक कंट्रोल एक्सक्रीशन, मतलब कि वाटर बैलेंस इन द बॉडी और शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालने में कौन सा सेल प्लेटीहेल्मिन्थिस फाइलम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस है, ए नेफ्रिडियम, बी मालफिजियन ट्यूब्यूल, सी फ्लेम सेल्स और डी ऑल ऑफ दिस। जब भी प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात आएगी तो इनमें फ्लेम सेल्स पाया जाता है और ये फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक्सक्रीशन क्या हुआ? एक्सक्रीशन मतलब शरीर से बेकार पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन का इंग्लिश एक्सक्रीशन हो गया। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में फ्लेम सेल्स ही होते हैं जो एक्सक्रीशन प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी से मिलता जुलता तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 23। बाय व्हाट मीन्स डज एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन फाइलम आर्थ्रोपोडा? अब बात आ जाती है आर्थ्रोपोडा की, कि आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन किस सेल्स के मदद से होता है? तो तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा आंसर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। कंफ्यूज नहीं करना। अगर बात आ रही है प्लेटीहेल्मिन्थिस की तो आंसर हो जाएगा फ्लेम सेल्स, और बात आ रही है आर्थ्रोपोडा की तो आंसर हो जाएगा मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। एक वर्ड तुमको यहाँ मिल रहा होगा, नेफ्रिडियम यहाँ भी है और नेफ्रिडियम यहाँ भी है। नेफ्रिडियम वो सेल्स हैं जो एनेलिडा ग्रुप में एक्सक्रीशन प्रोसेस में मदद करते हैं। हो गया? सो प्लेटीहेल्मिन्थिस में फ्लेम सेल्स, आर्थ्रोपोडा में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स और एनेलिडा ग्रुप में नेफ्रिडियम। तुमको एक साथ यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव पे कमांड कराया गया। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ सिल्क वर्म? रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए एपिसिंडिका, बी बॉम्बेक्स मोरी, सी हाइड्रा और डी ड्रोसोफिला। सही आंसर हो जाएगा बी बॉम्बेक्स मोरी। रेशम कीट, सिल्क वर्म, जिससे हम लोग सिल्क का धागा निकालते हैं, उसका जूलॉजिकल नेम है बॉम्बेक्स मोरी। एपिसिंडिका मधुमक्खी का, हाइड्रा तो एक सिलेंटरेट है, समुद्र में पाया जाने वाला जीव है, सिलेंटरेटा ग्रुप का है। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये फ्रूट फ्लाई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिल्क वर्म का जो जूलॉजिकल नाम है वो है बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा आर। अभी जस्ट पढ़ाया गया ना, कॉर्डेटा फाइलम का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक, मुख्य विशेषता क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस है। ए है नोटोकॉर्ड, मतलब पृष्ठरज्जु। बी है डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पृष्ठ खोखला तंत्रिका रज्जु। सी है पेयर्ड फेरेंजियल स्लिट्स, युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र। और डी है ऑल ऑफ दिस। तो ये देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हम कॉर्डेट्स उनको बोलते हैं जिनके पास ये तीनों लक्षण होते हैं। कॉर्डेटा किसको बोलते हैं? तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, जिनके पास डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होता है, जिनके पास पेयर्ड फेरेंजियल स्लिट्स होता है। ये 3 जहाँ है उनको हम कॉर्डेटा बोलते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंट, ये यहाँ आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस सीरीज खत्म हो गया। पर जैसा कि कहा गया था क्लास में कि मछली से रिलेटेड हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये देखिए, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा। एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। अभी जस्ट आया था ना ये क्वेश्चन, ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्लाइंग फिश किसको कहते हैं? तो एक्सोसीटस। हिप्पोकैम्पस का दूसरा नाम सी हॉर्स है। एक्वेरियम बेटा को फाइटिंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किसको फाइटिंग फिश के नाम से जाना जाता है? एक्वेरियम बेटा। टेरोफाइलम को एंजल फिश भी कहा जाता है, स्कॉलियोडॉन को डॉग फिश कहा जाता है, ट्राइगन को स्टिंग रे कहा जाता है, टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक फिश कहा जाता है और प्रिस्टिस को शॉ फिश कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको याद करना होगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग यहीं पर अपना एनिमल किंगडम का जितना भी इम्पॉर्टेंट MCQ था उसका उन सब का हम लोग रिवीजन कर लिए। अब बारी आपकी है। अभी ठंड है, आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, अपने पढ़ाई पर पूरी तरीक़ा से फोकस करें, सारे क्लासेस को अटेंड करें। अगले क्लास में हम लोग अपने आगे के चैप्टर के समरी और MCQ क्वेश्चंस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक जो भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं उनको, उन सारे के MCQ क्वेश्चंस को आप मन लगा करके पढ़िए और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ डाउट ज़रूर पूछिए, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।